रात का समय था। सूर्यवन राज की नदी के किनारे ठंडी और तेज हवा बह रही थी। आसपास फैला सन्नाटा हर पल और भी भयावह होता जा रहा था। तभी उस जामुन के वृक्ष के तने के भीतर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे पूरे वृक्ष के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा, मानो किसी प्राचीन श्राप ने फिर से अपनी आंखें खोल दी हो। अगले ही पल वो काला धुआं एक विशाल और विकराल प्रेत का रूप धारण कर गया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि जो भी उसे एक बार देख ले, उसके शरीर की सारी हिम्मत उसी क्षण जवाब दे दे। उसकी धसी हुई चमकती आंखें, टेढ़ी मुस्कान और हवा में लहराता काला स्वरूप अंधेरे को भी डराने के लिए काफी था। समय आ गया है, तुम्हें आना ही होगा। उसकी भयावह हंसी की गूंज नदी, जंगल और दूर बसे सूर्यवन राज तक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा उसी आवाज को दोहरा रही हो, राजकुमार तुम्हें आना ही होगा। इतना कहते ही वो प्रेत फिर से काले धुएं में बदल गया और अगले ही क्षण जामुन के वृक्ष के भीतर समा गया। पूरा इलाका फिर से शांत हो गया, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अगली सुबह सूर्य निकल चुका था, लेकिन सूर्यवन राज्य में डर का माहौल बना हुआ था। बाजार लोगों से भरा था, फिर भी हर चेहरे पर रात का भय साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुमने भी रात में वो अजीब आवाज सुनी थी? हाँ, सुनी थी। इतनी डरावनी थी कि मेरी पत्नी पूरी रात कांपती रही। आखिर वो किसकी आवाज थी? भगवान जाने, लेकिन ऐसी आवाज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। उसी समय नदी किनारे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। ठंडी और सुहावनी हवा बह रही थी। रात का भय मानो कहीं गायब हो गया था। विशाल जामुन का वृक्ष शांत खड़ा था। तभी सूर्यवन राज्य के एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसी समय दूर से एक बूढ़ी औरत हाथ में खाली टोकरी लेकर आती दिखाई दी। बूढ़ी औरत बिना डरे जामुन के वृक्ष के पास पहुंची और उसकी शाखाओं से जामुन तोड़ने लगी। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? इस जामुन के वृक्ष के पास तो कोई आने की भी हिम्मत नहीं करता। इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई है, और कल रात पूरे सूर्यवन राज में जो भयानक आवाज गूंजी थी, लोगों का कहना है कि वो यहीं से आई थी। देखो बेटा, मैं एक बेसहारा गरीब औरत हूँ। ना मेरा कोई आगे है और ना मेरा कोई पीछे। पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस जामुन के पेड़ का कोई मालिक नहीं है। इसके जामुन तोड़कर ही अपना गुजारा करूंगी। व्यक्ति कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही बूढ़ी औरत ने अपनी टोकरी बड़े बड़े चमकदार जामुनों से भर दी। फिर वो रास्ते के किनारे बैठ गई और मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगी। आइए आइए, मीठे रसीले और ताजे जामुन ले जाइए। नदी किनारे के बड़े बड़े जामुन, एक बार खाओगे तो स्वाद कभी नहीं भूलोगे। कुछ देर बाद एक लकड़हारा नदी किनारे से गुजर रहा था। उसका नाम दीनू था। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत की टोकरी में रखे बड़े बड़े चमकदार जामुनों पर पड़ी। अनजाने में ही उसके कदम रुक गए। अरे, ये जामुन तो बड़े ही ताजे और मोटे लग रहे हैं। आज ही मेरी पत्नी कह रही थी बाजार से जामुन खरीद कर ले आना। एक काम करता हूँ, पूरी टोकरी ही खरीद लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूरी टोकरी दीनू की ओर बढ़ा दी। उसकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य छिपा था, जिसे दीनू समझ नहीं पाया। दीनू पूरी टोकरी खरीदकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी औरत देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभार आई। शाम ढल चुकी थी। दीनू जैसे ही जामुनों से भरी टोकरी लेकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी मालती उसे देखकर हैरान रह गई।
अरे, मैंने तुमसे जामुन लाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि पूरी टोकरी ही उठा लाना। अरे तुम नहीं जानती मालती, नदी किनारे एक बूढ़ी अम्मा ये जामुन बेच रही थी। उसने मुझे बहुत कम कीमत में पूरी टोकरी दे दी। बाजार से तो मैं जिंदगी भर में इतने सारे जामुन नहीं खरीद पाता। नदी किनारा और जामुन का वृक्ष सुनते ही मालती के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या तुम उस नदी किनारे वाले जामुन के पेड़ से जामुन लेकर आए हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सुना है उस पेड़ के आसपास बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। कैसी विचित्र घटनाएं? लोग कहते हैं कभी वहां किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है, तो कभी ऐसी भयानक हंसी सुनाई देती है कि सुनने वाले की नींद उड़ जाए। और कल रात पूरे सूर्यवन राज्य में जो डरावनी चीख गूंजी थी, लोग कह रहे थे कि वो भी उसी जामुन के पेड़ के पास से ही आई थी। कुछ पल के लिए दीनू भी सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण वो जोर से हंस पड़ा। बस करो मालती, बेकार की अफवाहों पर विश्वास मत किया करो। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो फिर कभी तुम्हारे लिए जामुन खरीद कर नहीं लाऊंगा। मालती ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुंह बनाकर अंदर चली गई, लेकिन उसके मन की घबराहट कम नहीं हुई। रात गहरा चुकी थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की हल्की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। दीनू घर के बाहर चारपाई बिछाकर गहरी नींद में सो रहा था। तभी आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, भारी और रहस्यमयी आवाज उसके सिरहाने गूंजी। उठ जाओ दीनू, बहुत सो चुके। दीनू की आंख अचानक खुल गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा। अगले ही पल उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक विशाल आकृति पर पड़ी। उसे देखते ही उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी धसी हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चेहरा स्वाभाविक रूप से विकृत था और उसके चारों ओर काला धुआं लहरा रहा था। कौन हो तुम? भूत राजा। ये सुनते ही दीनू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अगले ही पल भूत राजा ने अपना हाथ दीनू की ओर बढ़ाया। काला धुआं दीनू को चारों तरफ से घेरने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ। दीनू की भय से भरी चीख पूरे आसपास के इलाके में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दीनू की चीख सुनते ही मालती की नींद खुल गई। वह घबराकर दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन बाहर चारपाई खाली पड़ी थी। दीनू वहां कहीं नहीं था। मालती के माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, आखिर ये कहां चले गए? अगली सुबह दीनू के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर पूरे सूर्यवन राज्य में फैल गई। हर कोई डरा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दीनू आखिर कहां गया। मालती का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद पड़ोस में रहने वाली बिमला मौसी उसे सांत्वना देने उसके घर पहुंची। मौसी, मैंने अपने पति की चीख साफ सुनी थी। जब मैं बाहर आई तो वहां उनका कहीं नामो निशान नहीं था। कल वे नदी किनारे वाले जामुन के पेड़ से एक बूढ़ी औरत से जामुन खरीद कर लाए थे। तभी से मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मालती की बात सुनते ही विमला मौसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। ए भगवान, तू क्या कह रही है मालती? वो जामुन का पेड़ तो श्रापित माना जाता है, और मैंने भी सुना है कि एक बूढ़ी औरत उसी पेड़ के जामुन तोड़कर बेच रही है। ना जाने वो कौन है, लेकिन मुझे लगता है दीनू के गायब होने का उससे जरूर कोई संबंध है। ये सुनते ही मालती फूट फूट कर रोने लगी। विमला मौसी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मालती को ढांढस बंधाकर
विमला मौसी अपने घर लौट आई, लेकिन उसके मन में दीनू के रहस्यमय ढंग से गायब होने का डर अब भी बैठा हुआ था। तभी झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। विमला मौसी ने बाहर देखा तो उसके पति राम सेवक के हाथ में जामुनों से भरी एक बड़ी टोकरी थी। अरे, ये इतने सारे जामुन कहाँ से खरीद लाए? अरे विमला, खेत से लौट रहा था। नदी किनारे जामुन के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत ये जामुन बेच रही थी। उसने मुझे बहुत ही कम कीमत में पूरी टोकरी दे दी। देखो कि कितने रसीले और स्वादिष्ट हैं। मैं तो रास्ते भर इन्हें खाता हुआ आया हूं। यह सुनते ही विमला मौसी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में वही डर लौट आया जो कुछ देर पहले मालती की आंखों में दिखाई दिया था। जहाँ से लाए हो वहीं वापस कर दो, या भी इसी समय इन्हें बाहर फेंक दो। क्यों? क्या तुमने नहीं सुना? कल दीनू भी उसी बूढ़ी औरत से जामुन खरीद लाया था और उसी रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। मुझे तो ये सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा लग रहा है। राम सेवक ने बिमला मौसी की बात सुनकर जोर से हंस दिया। कैसी बेकार की बातें कर रही हो? सूर्यवन के लोगों की आदत है, जरा सी बात पर डर जाते हैं। बिना वजह उस जामुन के पेड़ को श्रापित बना रखा है। अगर वो पेड़ सचमुच श्रापित होता तो सबसे पहले वही बूढ़ी औरत गायब होती जो रोज वहां से जामुन तोड़कर बेचती है। इतना कहकर राम सेवक जामुनों की टोकरी को एक तरफ रख देता है, लेकिन विमला मौसी डर के कारण उन जामुनों को छूने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। रात का अंधेरा एक बार फिर पूरे सूर्यवन पर छा चुका था। ठंडी हवा झोपड़ियों के बीच अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। राम सेवक घर के बाहर चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। राम सेवक ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने का दृश्य देखते ही उसकी सांसें थम गई। उसके सामने वही विकराल मनुष्य खड़ा था। उसकी धसी हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैली हुई थी। कौन हो तुम? चलो, तुम्हारे जाने का समय हो गया। अगले ही पल भूत राजा ने अपना हाथ बढ़ाया। काला धुआं राम सेवक के चारों ओर घूमने लगा। बचाओ, कोई है? उसकी डर से भरी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राम सेवक की चीख सुनते ही बिमला मौसी दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारपाई खाली पड़ी थी। राम सेवक का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हे भगवान, मेरे राम सेवक को कहां ले गया? राम सेवक! अगली सुबह राम सेवक के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबर पूरे सूर्यवन राज्य में आग की तरह फैल गई। लेकिन डर यहीं नहीं रुका। जिस जिस व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत से जामुन खरीदे वो एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता होने लगा। लोग बूढ़ी औरत को दूर से देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उसके जामुन खरीदने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची थी। उसी दिन विमला मौसी मालती के घर पहुंची। अब तो पूरे सूर्यवन को भी यकीन हो गया है कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं है। लोगों ने उसके जामुन खरीदना बंद कर दिया है। ये सुनते ही मालती की आंखें फिर भर आईं। लोग जामुन खरीदे या ना खरीदे, हमें उससे क्या? हमारे पतियों का तो आज तक कुछ पता नहीं चला। मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं इसी बात के लिए आई हूँ। अब हम सीधे महाराजा के पास चलेंगे, उन्हें सब सच बताएंगे। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मालती ने आंसू पोंछे और विमला मौसी के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर बाद विमला मौसी और मालती राजमहल पहुंच गई। विशाल दरबार में राजा अमरजीत
अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाहिने ओर मंत्री जगन्नाथ उपस्थित थे। दरबार के दोनों ओर सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े थे। मालती और विमला मौसी ने हाथ जोड़कर राजा अमरजीत को प्रणाम किया। कहो, तुम दोनों यहां किस कारण आई हो? इतना सुनते ही मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मेरे पति दीनू रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। वो नदी किनारे जामुन के वृक्ष के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत से जामुन खरीद लाए थे। उसी रात किसी भयानक शक्ति ने उन्हें अपने साथ ले लिया। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। मालती की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विमला मौसी भी रो पड़ी। महाराज, मेरे पति राम सेवक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो भी उसी बूढ़ी औरत से जामुन खरीद लाए थे। आधी रात को एक भयानक चीख सुनाई दी और अगले ही पल वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पूरे सूर्यवन के लोग उस बूढ़ी औरत से डरे हुए हैं। अब तो कोई उसके जामुन खरीदने की हिम्मत भी नहीं करता। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा अमरजीत कुछ क्षण तक गंभीर होकर सोचता रहा। यह तो अत्यंत विचित्र और गंभीर मामला है। महाराज, मुझे लगता है हमें स्वयं उस बूढ़ी औरत से मिलकर इस रहस्य की जांच करनी चाहिए। ठीक कहा मंत्री। अब इस रहस्य की बागडोर हम अपने हाथों में लेते हैं। राजा अमरजीत ने मालती और बिमला मौसी की ओर देखा। तुम दोनों निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। हम पूरा प्रयास करेंगे कि तुम्हारे पतियों और इस रहस्य का पता लगाया जाए। मालती और बिमला मौसी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद राजा अमरजीत, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिक सीधे नदी किनारे श्रापित जामुन के वृक्ष के पास पहुंचे। वही बूढ़ी औरत आज भी पहले की तरह जामुनों की टोकरी लेकर बैठी थी। राजा अमरजीत को देखते ही उसके होठों पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। क्या मेरी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि स्वयं महाराज मेरे जामुन खरीदने चले आए? व्यर्थ की बातें बंद करो। जिन लोगों ने तुम्हारे जामुन खरीदे हैं वे सभी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहां की रहने वाली हो? क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम इस राज्य की रहने वाली नहीं हो। महाराज, लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे बंदी बनाने आए हैं। राजा अमरजीत का धैर्य टूट गया। सैनिकों, ये बूढ़ी औरत ऐसे नहीं मानेगी। इसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार ले जाओ। पूछताछ होगी तो सब सच उगल देगी। सैनिक जैसे ही बूढ़ी औरत की ओर बढ़े, अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल उसके पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा। सफेद बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखों में भयावह चमक उतर आई। देखते ही देखते बूढ़ी औरत एक विकराल प्रेत में बदल गई। उसका भयानक स्वरूप देखकर राजा, मंत्री और दोनों सैनिक भय से कुछ कदम पीछे हट गए। कौन हो तुम? प्रेत राजा। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजा अमरजीत, अब तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने का समय आ गया है। इतना कहते ही प्रेत राजा बिजली की गति से राजा अमरजीत के सामने पहुंचा। उसने राजा अमरजीत का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। उसी क्षण जामुन के विशाल वृक्ष के तने पर काले धुएं का एक गोल भंवर बन गया। अगले ही पल प्रेत राजा राजा अमरजीत को लेकर उसी भंवर में समा गया। दोनों पलक झपकते ही वृक्ष के भीतर गायब हो गए। ये दृश्य देखकर मंत्री जगन्नाथ और दोनों सैनिक भय से स्तब्ध रह गए। दूसरी ओर राजा अमरजीत ने स्वयं को एक विचित्र और भयावह खंडहर के भीतर पाया। चारों ओर टूटी हुई विशाल दीवारें थी। हवा अपने आप सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। हर तरफ घना धुआं फैला हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनगिनत अदृश्य परछाइयां अंधेरे में घूम रही हो। ये मुझे कहां ले आया?
मेरी दुनिया में जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर प्रेत राजा ने राजा अमरजीत को जोर से आगे धक्का दिया। अगले ही पल राजा अमरजीत ने स्वयं को एक विशाल लोहे के पिंजरे के भीतर कैद पाया। राजा अमरजीत ने ध्यान से देखा, वहां दीनू, राम सेवक और वे सभी लोग मौजूद थे जो पिछले कई दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता थे। इधर मंत्री जगन्नाथ अभी भी अविश्वास से उस विशाल जामुन के वृक्ष को देख रहे थे। ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। वो बूढ़ी औरत प्रेत में बदल गई और महाराज को वृक्ष के भीतर ले गई। मंत्री जी, हमें तुरंत ये समाचार राजकुमार सुदर्शन तक पहुंचाना चाहिए। ठीक कहा। तुम दोनों तुरंत राजमहल जाओ और राजकुमार सुदर्शन से कहना कि वो मेरा इंतजार करें। और आप? मैं जंगल में रहने वाले साधु महाराज के पास जा रहा हूँ। शायद इस रहस्य का उत्तर केवल उन्हीं के पास हो। दोनों सैनिक तेजी से राजमहल की ओर रवाना हो गए, जबकि मंत्री जगन्नाथ घने और रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर दोनों सैनिक तेजी से दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। वे सीधे राजकुमार सुदर्शन के कक्ष की ओर बढ़ गए। क्या बात है, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? पहले सैनिक ने कांपते हुए होठों से नदी किनारे घटी पूरी घटना राजकुमार सुदर्शन को बता दी। उधर मंत्री जगन्नाथ घने जंगल के भीतर पहुंच चुका था। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था। मंत्री जगन्नाथ ने कांपती आवाज में उन्हें पूरी घटना सुना दी। चलो, अब देर करने का समय नहीं है। इतना कहकर साधु उठ खड़े हुए और मंत्री जगन्नाथ के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद साधु, मंत्री जगन्नाथ और राजकुमार सुदर्शन तीनों नदी किनारे श्रापित जामुन के वृक्ष के सामने खड़े थे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगा। अगले ही पल उसके विशाल तने पर सुनहरी और काली रोशनी से बना एक गोल द्वार प्रकट हो गया। सावधान रहना, अब जो भी होगा वो सामान्य नहीं होगा। इतना कहकर साधु सबसे पहले उस रहस्यमय द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। उसके पीछे राजकुमार सुदर्शन और मंत्री जगन्नाथ भी अंदर चले गए। अगले ही पल तीनों ने स्वयं को एक विशाल और भयावह खंडहर के भीतर पाया। तभी अचानक उनके सामने काला धुआं इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते वही भयानक प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी नजर सीधे राजकुमार सुदर्शन पर टिक गई। आखिर तू यहाँ आ ही गया राजकुमार। उसके विकराल चेहरे को देखकर राजकुमार सुदर्शन के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मुझे नहीं पहचाना? याद है सुखदेव? सुखदेव नाम सुनते ही राजकुमार सुदर्शन का चेहरा अचानक बदल गया। तुम इन निर्दोष लोगों को क्यों सताते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे साथ क्या हुआ था। बरसात का मौसम था। ठंडी हवा नदी के किनारे बह रही थी। जामुन का विशाल वृक्ष मीठे और रसीले फलों से लदा हुआ था। उसी वृक्ष के नीचे एक गरीब युवक अपने जामुन तोड़ रहा था। उसका नाम था सुखदेव। इस बार जामुन बहुत अच्छे हुए हैं, कई महीनों तक घर का खर्चा चल जाएगा। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। राजकुमार सुदर्शन अपने एक सैनिक के साथ वहां पहुंचा। इस वृक्ष के जामुन तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन्हें देखकर हमारा भी जामुन खाने का मन कर रहा है। आप इस राज्य के राजकुमार हैं, यहाँ की हर चीज पर आपका अधिकार है। राजकुमार सुदर्शन घमंडी भरी मुस्कान के साथ सीधे सुखदेव के पास पहुंचा। क्या ये वृक्ष तुम्हारा है? जी राजकुमार। हमें अपने वृक्ष के जामुन चखाओ। सुखदेव ने आदरपूर्वक सबसे अच्छे जामुन तोड़कर राजकुमार को दे दिए। सचमुच इतने स्वादिष्ट जामुन हमने पहले कभी नहीं खाए। हमने फैसला किया है कि आज से इस वृक्ष के जामुन केवल हम खाएंगे। अब से इस वृक्ष पर किसी और का अधिकार नहीं होगा।
अभी इसी समय ये वृक्ष छोड़ दो और जामुन की सारी टोकरी यहीं रख दो। आज से ये शाही वृक्ष होगा। अभी आप राजकुमार हैं, महाराज नहीं। महाराज अमरजीत लौट आए, यदि वे आदेश देंगे तो मैं खुशी खुशी ये वृक्ष छोड़ दूंगा। ये सुनते ही सैनिक क्रोध से भर उठा। राजकुमार, यह आपका अपमान कर रहा है। राजकुमार सुदर्शन की आंखों में घमंड और क्रोध उतर आया। हाँ, इसने हमारा अपमान किया है। इसे इसी जामुन के वृक्ष से बांध दो। सैनिक ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया और सुखदेव को वृक्ष से बांध दिया। पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी इसकी सहायता करने का प्रयास ना करे। आदेश का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई। समय बीतता गया, मौसम बदलता गया। अकेलापन और कठिन परिस्थितियों ने सुखदेव को धीरे धीरे अत्यंत कमजोर कर दिया। अंततः एक दिन उसने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। राजकुमार सुदर्शन की आंखें झुक चुकी थीं। देखा, यही सत्य है। मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी उजड़ गया। किसी ने मेरी सहायता नहीं की। वर्षों से मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरा खंडहर प्रेत राजा की गूंजती हुई आवाज से कांप उठा। प्रेत राजा, निर्दोष लोगों को कैद करके तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। अपना न्याय पूरा करो और इस श्राप से स्वयं को मुक्त कर दो। प्रेत राजा की दृष्टि धीरे धीरे राजकुमार सुदर्शन पर टिक गई। राजकुमार सुदर्शन भय से पीछे हटने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। अगले ही पल प्रेत राजा बिजली की गति से राजकुमार सुदर्शन के सामने पहुंचा। उसने राजकुमार सुदर्शन को अपनी अलौकिक शक्ति से जकड़ लिया। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमार सुदर्शन निश्चल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो चुका है। अब इन निर्दोष लोगों को मुक्त कर दो और इस संसार के बंधन से स्वयं भी मुक्त हो जाओ। प्रेत राजा ने बिना कुछ कहे पिंजरे की ओर देखा। देखते ही देखते सभी पिंजरों के ताले अपने आप खुल गए। राजा अमरजीत, दीनू, राम सेवक और बाकी सभी कैदी आजाद होकर बाहर निकल आए। साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकाला और मंत्रों का उच्चारण किया। वह सिंदूर प्रेत राजा की ओर उछाल दिया। सिंदूर का स्पर्श होते ही प्रेत राजा का शरीर दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। अब मैं मुक्त हूं। अगले ही पल उसका स्वरूप असंख्य प्रकाश किरणों में बदल गया और हमेशा के लिए विलीन हो गया। उसी क्षण पूरा खंडहर कांपने लगा। सभी लोग साधु के पीछे पीछे दौड़ते हुए उस रहस्यमयी द्वार से बाहर निकल आए। राजा अमरजीत की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी सबसे बड़ी भूल अपने पुत्र के अहंकार को समय रहते ना रोक पाना था। राजन, यदि बचपन में संस्कार ना दिए जाए तो शक्ति अहंकार बन जाती है और अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया।